RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फिर हाजिर हैं वैदिक काल का राजनीतिक जीवन को लेकर के। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि वैदिक काल के कई वीडियो आ चुके हैं और सर कितना पढ़ाएंगे। दोस्तों मैं बात करूं तो इस बार एक ब्रह्मास्त्र वार होना चाहिए कि कोई भी निशाना चूके ना और कोई भी शिकार छोटे ना। मतलब दोस्तों ये है, यदि आप अभी तक बहुत सारी किताबें पढ़ते होंगे तो उसमें सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं और इसके बाद जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें लगता है अरे ये कहाँ से आ गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए दोस्तों मैं प्रयास करता हूँ कि हर उस जगह से पॉइंट उठाए जाएं जहां से एग्जामिनर वार करता है या जहां से हमारी कमजोरी उभर कर सामने आती है या जो किताबों में नहीं मिलता है। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा आपको मेरा साथ देना होगा, 2-3 वीडियो और पढ़ने होंगे वैदिक काल के। आइए दोस्तों हम बात करता हूँ वैदिक कालीन में राजनीतिक जीवन। आज हम देखेंगे, भौगोलिक विस्तार देख चुके थे, उत्तर वैदिक काल हम साथ में कंपेयर करते रहेंगे ताकि आपको डबल नहीं पढ़ना पड़ेगा। बस वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आज नहीं। तो दोस्तों मैं बात करूं, वैदिक काल 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल या दोस्तों कह सकते हैं इसको हम उत्तर वैदिक काल। उसमें राजनीतिक स्थिति और इधर राजनीतिक स्थिति हम पढ़ेंगे। क्या क्या हम पढ़ेंगे ये देखना है दोस्तों। बात करूं, जब ये समय रहा होगा उस समय लोग स्थायी जीवन नहीं जीते थे। लोग कहाँ रह रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, ये दोस्तों पूर्व तय नहीं था। लोग वहीं जाते थे जहाँ पर उनको खाने के लिए अनाज मिले, शिकार मिले और पानी की अच्छी सुविधा हो। इसलिए मैंने आपको बताया था कि दोस्तों आर्य बसे उत्तर भारत में कहाँ कहाँ बसे, जहाँ जहाँ नदियाँ बह रही थीं, जहाँ पर सदा नीरा थीं, जहाँ जहाँ पर मिट्टी बहुत अच्छी थी, जंगल थे, वहीं दोस्तों बसे। तो मैं बात करूँ उस समय गांव नहीं थे, शहर नहीं थे। हाँ, हड़प्पा सभ्यता नगरीय व्यवस्था थी, लेकिन वैदिक कालीन दोस्तों ये ग्रामीण व्यवस्था है, अभी नहीं। ये उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे किस तरीके से वहाँ पर लोग रह रहे हैं। दोस्तों मैं बात करूँ तो प्रशासन की यहाँ पर इकाइयाँ कौन कौन सी हैं पहले मैं जान लेता हूँ। बात करूँ यहाँ पर जन, यहाँ पर जन है और उत्तर वैदिक काल में जन प्लस जन, एक और जन मिल जाएगा, बराबर जनपद हो जाएगा। जन और जन बराबर यहाँ पर जनपद हो जाएगा। लेकिन ऋग वैदिक काल में ये जन ही रहेगा, जन नामक एक इकाई रहती है। अब मैं दोस्तों यदि आगे बात करता हूँ इस पर, तो जन नामक इकाई प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। साथ में यहाँ पर कुछ पदाधिकारी भी होते थे, पदाधिकारी होते थे। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वैदिक कालीन कबीलाई समाज है और उत्तर वैदिक कालीन कबीलाई समाज से थोड़ा ऊपर उठेगा। तो मैं बात करूँ पदाधिकारी यहाँ पर 2 प्रकार के होते थे, ऐसा नहीं पदाधिकारी वहाँ पर भी होंगे। यहाँ पर जो पदाधिकारी होते थे वो कौन कौन से पदाधिकारी हैं, तो एक है मंतिन मतलब यहाँ के पदाधिकारियों को मंतिन नाम दिया जाता था। यहाँ के जो अन्य पदाधिकारी हैं उनको हम अन्य सहायक पदाधिकारी के नाम से जानेंगे, अन्य सहायक पदाधिकारी के नाम से जानेंगे। इनमें सबको मैं पढ़ाऊंगा, पहले आप स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। फिर यदि हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ के जो पदाधिकारी होंगे, यहाँ के जो पदाधिकारी होंगे दोस्तों वो क्या कहलाएंगे, रत्नी या रत्निन कहलाएंगे। रत्निन, यहाँ के पदाधिकारी रत्निन कहलाएंगे, मतलब उत्तर वैदिक काल के पदाधिकारी रत्निन कहलाएंगे और ऋग वैदिक काल के पदाधिकारी मंतिन कहलाएंगे। ये आप नोट कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ देता है एग्जाम में कि मंतिन पदाधिकारी कहाँ थे। तो आप तो पढ़े होंगे कि ऋग वैदिक काल में हैं, लेकिन ऋग वैदिक काल में कहाँ, तो ऋग वैदिक काल में दोस्तों पूर्व ऋग वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में रत्निन या रत्नी आ जाए तो ये उत्तर वैदिक काल की बात हो रही। यहाँ पर पदाधिकारी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर जो कर था वो स्वैच्छिक कर था। कैसा था, स्वैच्छिक कर था, जिसको बलि के नाम से जाना जाता था।
ऋग वैदिक काल का जो कर था वो स्वैच्छिक कर था, स्वैच्छिक कर, जिसको बलि के नाम से जाना जाता था। अब उत्तर वैदिक काल में ये नियत कर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नियत कर, नियत कर हो जाएगा। नियत कर जिसका 1/16 भाग राजा को देना आवश्यक है, 1/16 भाग राजा को देना आवश्यक है। और यहाँ पर पशु, चारागाह, चारागाह, पशु चारागाह आदि पर भी कर लगने लगे, लेकिन यहाँ पर अभी कर लगाए नहीं जा रहे हैं। फिर मैं बात करूँ, इस समाज में ऋग वैदिक या उत्तर वैदिक काल में कुछ संस्थाएं थीं, कुछ संस्थाएं थीं। कौन कौन संस्थाएं थीं? तो सभा, सभा थी, नोट करते रहेंगे। समिति थी, सभा थी, समिति थी। विदथ थी, नोट करते रहेंगे मित्रों। सभा थी, समिति थी, विदथ थी, गण थी, परिषद, गण थी, और एक संस्था थी परिषद। अब उत्तर वैदिक काल में क्या होगा? उत्तर वैदिक काल में ये संस्थाएं आपकी बचेंगी, सभा और समिति, सभा और समिति, ये दो संस्थाएं बचेंगी। और इन दो संस्थाओं का, इन तीनों संस्थाओं का अस्तित्व यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो आप देख चुके होंगे किस तरीके से मुझे राजनीतिक जीवन पढ़ना है। इस पर हम आज प्रकाश डालेंगे, चर्चा करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और नोट करते रहिए, क्योंकि जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ वो आपको किसी एक किताब में नहीं मिलेगा। इसलिए आपको थोड़ा रुकना है और मेरा साथ देना है, अपना ज्ञान बढ़ाना है। चलिए मित्रों, अब विषय पर बात करते हैं, किस तरीके से हमारा ऋग वैदिक काल राजनीतिक जीवन जी रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक स्थिति की बात कर लेता हूँ। बात करूँ, ये जो समाज है, ऋग वैदिक समाज है, ये जनों पर आधारित है, जन पर आधारित है। जन को हम या जनों को हम कबीला नाम देते हैं। क्या देते हैं? कबीला। मैंने अभी कहा वैदिक काल हमारा कैसा है, तो वैदिक काल हमारा कबीलाई समाज है, या हम इसको या समूह के नाम से जानते हैं। जनों को हम कबीला या समूह के नाम से जानेंगे, या कह सकते हैं जन हमारे कबीला या समूह में विभाजित थे, इस तरीके से हम कह सकते हैं। आगे मैं चर्चा करूं इस पर, तो सबसे बड़ी इकाई, जो सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई, मेरे साथ नोट करते रहेंगे मित्रों। सबसे बड़ी इकाई क्या है? बड़ी इकाई किस चीज़ की? तो प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई। सबसे छोटी इकाई जैसे आज ग्राम है, तभी ग्राम थी। तो सबसे जो बड़ी इकाई है वो जन है। क्या है? जन है। जो जन है, इसके प्रमुख को क्या कहा जाता है? सबसे बड़ी इकाई प्रशासन की तरफ में जन है, इसके प्रमुख को कहा जाता है विषामपति। क्या कहा जाता है? नोट कर लेंगे, विषामपति, विषामपति कहलाता है। अच्छा, तो और किस नाम से कहा जाता है? तो जनस्य गोपा। क्या? जनस्य गोपा, ठीक, और गोपा, ठीक, और सारे नाम हैं, मैं चर्चा करूंगा उस पर। मैं भी बताऊंगा कि ये जनस्य गोपा, गोपा क्यों पड़ा, ये गाय के नाम पर नाम रखा गया, लेकिन कैसे पड़ा, मैं इस पर चर्चा करूंगा। अगली जो प्रशासन की इससे छोटी इकाई रहेगी, किससे छोटी? जन से। घटते क्रम में बात कर रहा हूँ। कैसे बात करूँगा? घटते क्रम में, घटते क्रम में मैं बात करूँगा। तो यदि जन से छोटी इकाई है तो क्या है? विष। जन से छोटी इकाई है विष। विष के जो मुखिया है या प्रमुख है उसको विषपति के नाम से जानते थे। विषपति, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया विषामपति किसका मुखिया है, तो लोग विष का लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं। विषामपति, पति और जन, विषामपति जो है वो जन का मुखिया है, विषपति ये विष का मुखिया है, आप नोट कर लेंगे। इससे छोटी इकाई कोई है? हाँ, इससे छोटी इकाई है जिसको हम ग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राम कहते हैं। इसके मुखिया को हम कहेंगे ग्रामणी। इसके मुखिया को हम क्या कहेंगे मित्रों? ग्रामणी कहेंगे। आप नोट करते रहेंगे मेरे साथ।
फिर इससे छोटी कोई इकाई, हाँ इससे छोटी इकाई है, इससे छोटी इकाई है ग्रह। कौन सी? ग्रह या कुल, ग्रह या कुल। ठीक मित्रों, ग्रह या कुल है। फिर मैं चर्चा करूं इसके प्रमुख को क्या कहा जाता है। इसके प्रमुख को क्या कहा जाता है? आपको दोस्तों वीडियो में दिख रहा होगा, ना दिखे तो मेरा जो मैं बोल रहा हूं आप सुन लीजिए। तो ग्रह या कुल है, इसके मुखिया को क्या कहा जाता है? तो ग्रहपति। क्या? ग्रहपति कहा जाता है, ग्रहपति कहा जाता है। ठीक, फिर दूसरा या करके और क्या कहा जाता है? तो हम कह सकते हैं प्रमुख कहा जाता है। क्या? प्रमुख कहा जाता है। और क्या कहते हैं? तो कुलप कहते हैं। कुल है ना, तो कुलप कहते हैं। ये हमारी घटते क्रम में प्रशासनिक इकाई है, आप नोट कर लेंगे। ये हमारे घटते क्रम में प्रशासनिक इकाई है। ये मैं अभी पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ? सिर्फ और सिर्फ ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक राजनीतिक स्थिति मैं पढ़ रहा हूँ। अभी इसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी इसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। याद रखना, इसकी चर्चा मैं कंपेयर करके साथ पढ़ूंगा ताकि आपको कहीं से कन्फ्यूजन ना रहे। चलिए अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे ये जन कैसे हैं, तो चलो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोस्तों, फिर मैं आगे बात करता हूँ। चलिए हो गया होगा, अब आगे देखते हैं। अब मान लीजिए एक गोला बनाइए। चलिए एक मैं गोला बना रहा हूँ, इस तरीके से गोला बना लिया। इस तरीके से मैंने इसको बांट दिया, इस तरीके से मैंने इसको बांट दिया। ठीक, जब मैंने बांट दिया तो देखा इसमें ये आपके जगह दिख रही हैं, फ्लैट टाइप में दिख रहे हैं, तो इनको मान लेते हैं जन हैं। कौन से हैं? ये अनु मान लीजिए एक है, ना मैं दे रहा हूँ उत्तर वैदिक वैदिक काल के सारे हैं, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अनु में अभी नोट कराऊंगा। अनु, ध्रुव, ध्रुव, अनु, ध्रुव, पूर्व, तुर्वस, पूर्व, तुर्वस, ये नाम है, आप नोट कर लीजिए। मैं जनों जितने भी जन हैं इनका मैं चर्चा करूंगा, RNR जन जितने सारे बात करूंगा। भरत, युद्ध, भरत, युद्ध, इस नाम के जन हैं। अब मान लीजिए मित्रों ये आपका हो गया जन, ध्रुव मान लीजिए जन आपका हो गया। ये जन आप कहीं बना सकते हैं, जन हो गया। अब इसी के अंदर इस तरीके से आप लाइनें खींच लीजिए और इसी में आप इस तरीके से लाइनें खींच लीजिए, इस तरीके से। फिर जैसा मैंने गोला बनाया आप इसके अंदर बना सकते हैं। फिर जन के अंदर एक और आएगा, क्या आएगा? विष आएगा, विष आएगा। विष के अंदर अब क्या आएगा? तो विष के अंदर ग्राम आएगा, ग्राम आएगा। फिर विष के अंदर और क्या आएगा? तो कुल आएगा, कुल आएगा। जब कुल आएगा तो आप देख रहे होंगे ग्रह या कुल। तो जन को हम कबीला के नाम से भी जानते हैं, जन को हम कबीला के नाम से जानते हैं। मान लीजिए अनु जो मैंने कभी जन बताया था, इनको हम कबीला कह सकते हैं, कबीला भी हैं। तो 1 2 3 4 प्रत्येक जन, जो प्रत्येक जन या कबीला ये कितने भागों में बटा है? ये 4 भागों में बटा है। आप नोट कर लेंगे, ये कई बार यूपी पीसीएस में पूछा गया, RRB में पूछा गया, तो आप इसको नोट कर लेंगे। मैं वही चीज़ आपको बताऊंगा जो एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और एक किताब में ढूंढने से नहीं मिलते हैं। तो आप जुड़े रहिए, मैं ऐसा आपको मैटर देने वाला हूँ कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं और कोई और किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं। चलिए मित्रों, फिर मैं आगे बात करता हूँ। यदि मैं बात कर लूँ, आप ये पॉइंट को नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मैं बात करूँ तो आर्य और अनार्य, जो आर्य थे क्या थे? आर्य और अनार्य, आर्य और अनार्य, इनके कबीले अलग अलग थे, इनके कबीले अलग अलग थे, अलग अलग थे, इनके कबीले अलग अलग थे। ठीक, और बात करूं जो प्रारंभ में आर्य आए थे, जो प्रारंभ में आर्य आए थे वो यहीं मिल गए या बस गए या यहीं के लोगों से मिल गए। जो इसके बाद आर्य आए हैं, जो इसके बाद आर्य आए हैं वो मिले नहीं, लोगों को अपने में मिलाया नहीं, उन पर शासन करने की बात सोची, उनको मिलाया नहीं, उन पर शासन करने की बात सोची। यहाँ के लोगों को दस्यु के नाम से जाना जाता था। किस नाम से?
दस्यु के नाम से जाना जाता था। जो यहाँ के मूल निवासी हैं इनको दस्यु के नाम से जाना जाता था। एक ये पॉइंट आप मित्रों नोट कर लेंगे। कबीला समाज जो था वो कैसा था, तो कबीला समाज हमारा संघर्षशील समाज था। संघर्षशील समाज था मतलब जो कबीला के लोग थे ये गाय के लिए, खाद्यान्न के लिए आपस में लड़ते रहते थे, अपनी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए लड़ते रहते थे। इसलिए जो कबीला समाज है वो कैसा है, संघर्षशील समाज है, संघर्ष करता रहा है। इसी बात में मैं भी चर्चा करूंगा कि कौन शब्द कितनी बार आया है। जैसे मैं बात करूं 275 बार हमारा जन ऋग्वेद में आया है, 170 बार विश्व हमारा ऋग्वेद में आया है, 113 बार ग्राम आया है, आदि का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। मैं इस पर भी चर्चा करने वाला हूं, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए मित्रों, ये पूछे जाते हैं। चलिए फिर मैं आगे बात करता हूँ। फिर आगे मैं चर्चा करूं कि ऋग्वैदिक काल की इकाई मैंने आपको बताया। ऋग्वैदिक काल की 2 इकाइयां हैं, मैंने आपको बताया, नोट कर लेंगे। एक राजनीतिक इकाई मैं पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं, राजनीतिक इकाई। जैसे मैंने आपको इकाई का क्या बताया मैंने राजनीतिक इकाई में, तो मैंने आपको बताया जन बताया, फिर क्या बताया, विश्व बताया, फिर क्या बताया, ग्रह बताया, फिर क्या बताया, तो ग्रह नहीं ग्राम, और फिर मैंने आपको ग्रह या कुल बताया। ठीक, इसके प्रमुख का क्या बताया, विषामपति, गोपा, जनगोपा, ये बताया। विश्व के प्रमुख को क्या बताया, तो बताया मित्रों मैंने विश्व के प्रमुख को विस्पति बताया। और उसके बाद ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी बताया। कुल या ग्रह के प्रमुख को मैंने क्या बताया, तो प्रमुख बताया या ग्रहपति बताया, कुलप बताया। तो आप ये पॉइंट नोट कर लेंगे। फिर अब एक और कार्य है इसका, जो यहाँ का राजा है या प्रमुख, उसका कार्य क्या है, किसका कार्य, जनस्य गोपा का या जनगोपा, जनगोपा कह सकते हैं या गोपा कह सकते हैं। हम इसको राजा आधुनिक के नाम दे सकते हैं, गोपति कह सकते हैं, गोपति कह सकते हैं, जनस्य गोपा कह सकते हैं। इसके कार्य क्या हैं ये देखना है। इसके कार्य 2 हैं मित्रों। मैं थोड़ा लाइट जला लूँ फिर मैं चर्चा करता हूँ। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, लाइट जला ली है। अब जनगोपा, गोपा और गोपति जनस्य गोपा के हम कार्य देखते हैं क्या है। जो ये राजा है ये क्या करता है, ये कबीले की सुरक्षा करता है। क्या करता है दोस्तों, ये कबीले की सुरक्षा करता है, कबीले की सुरक्षा करता है। कबीले के साथ साथ में इसमें मनुष्यों की, अपने लोगों की सुरक्षा करेगा, पशुओं की सुरक्षा करेगा और पशुओं की चोरी होने से बचाएगा। एक ये कार्य है। इसके अलावा एक और है, ये क्षेत्र आधारित, यहाँ के जो कबीले हैं या राजा हैं ये क्षेत्र आधारित ना होकर के, क्षेत्र आधारित ना होकर के जन आधारित हैं। क्या हैं, जन आधारित हैं। एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे। कबीले की सुरक्षा में किसको करेगा ये, तो जन की सुरक्षा करेगा और पशुओं की सुरक्षा करेगा। एक पॉइंट ये है। ये काम सौंपे गए हैं राजा को। अब राजा अकेले तो काम कर नहीं सकता है, राजा के लिए अधिकारी होंगे। उस समय पर भी अधिकारी थे, राजा के लोग थे, उनके कुछ नाम रहे होंगे, तो मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम में आते हैं और पूछे जाते हैं। तो कुछ नाम हैं, मैं चर्चा करूंगा, अब आप मेरे साथ नोट करते रहें, ज़्यादा सही रहेगा। बात करूं एक इसका जो राजा के सहायक हैं, राजा के अधिकारी, जो रत्नीन या रत्नी कहा गया, राजा के अधिकारी कौन कौन से हैं राजा के अधिकारी, देखिए। जो महत्वपूर्ण एक राजा का अधिकारी है उसका नाम है पुरोहित। क्या है, पुरोहित। पुरोहित तो उस समय ब्राह्मण ही होते थे। तो पुरोहित का काम क्या है आप नोट कर लीजिए। पुरोहित राजा का सबसे अच्छा मित्र होता है। एक पॉइंट, मित्र होता है। दार्शनिक होता है, जो पुरोहित है ये राजा का मित्र होगा, राजा का दार्शनिक होगा। राजा युद्ध में जीते ऐसी ये कामना करेगा, ईश्वर से प्रार्थनाएं करेगा और ये पूजा पाठ में लगा रहेगा, ये इसका कार्य है। और राजा के न्याय में ये मदद करेगा। तो अब देखिए यहाँ का जो राजा न्याय कर रहा है वो पुरोहित से सलाह ले रहा है। यदि राजा युद्ध में जीत रहा है तो उसका कुछ ना कुछ श्रेय राजा पुरोहित को दे रहा है कि इसने ईश्वर से प्रार्थना की है। राजा का बहुत अच्छा मित्र है। ये ऐसी इसके बारे में बातें कही गई हैं, तो आप नोट कर लेंगे। इसके बाद एक और है सेनानी।
एक और इसका अधिकारी है सेनानी। उस समय राजा की स्थायी सेना नहीं थी। ऋग वैदिक काल में राजा की स्थायी सेना नहीं थी। जब कोई युद्ध होता था या कोई कबीले पर आक्रमण करता था तो ये अपने लोगों को बुलाते थे, इकट्ठा करते थे, उनको युद्ध की जानकारी देते थे और युद्ध करते थे। तो यहाँ पर स्थायी सेना नहीं है। अभी हो जाएगी, उत्तर वैदिक काल में पहुँचेंगे तो वहाँ पर एक तथ्य मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं है। ग्रामणी देखते हैं। ग्रामणी का जो प्रमुख होता है, वो जो मेन होता है, ग्राम कह सकते हैं, ग्रामणी, ये गांव का प्रमुख होता है। तो ये गांव की सारी सूचनाएं राजा को प्रेषित करता है। एक एक पॉइंट नोट कर लेंगे। दूसरा यदि हम बात करें तो दूत, रथकार, दूत और एक है रथकार। इसमें देखिए, यदि हम दूत की बात करें तो यह सारथी का प्रमुख या सारथी होता है दूत। रथकार की यदि हम बात करें तो रथकार रथ को बनाने वाला होता है। तो यह राजा के अधिकारी होते हैं। तो राजा के अन्य सहायक भी हैं, हाँ, उनके भी नाम देख लीजिए। राजा के अन्य सहायक भी हैं। सहायक, उनके नाम क्या हैं? जो राजा के अन्य सहायक हैं उनकी यदि हम बात करें तो एक है पूरब। क्या है? पूरब। यदि हम पूरब की बात करें तो ये पूरब को पूरब कह सकते हैं। पूरब की बात करें तो ये दुर्गपाल है। क्या है? दुर्गपाल है। मतलब राजा जहाँ रहता है वहाँ पर ये निवास करता है और उसकी देखभाल करता है महल की। तो ये दुर्गपाल हो गया। इसे बोलते नहीं, दुर्ग बनवाया गया तो वहाँ पर इसकी सुरक्षा करेगा जहाँ राजा रह रहा है। स्पस, एक इसका अधिकारी है स्पस। स्पस को हम गुप्तचर के नाम से जानते हैं। गुप्तचर के नाम से जानते हैं। स्पस को हम गुप्तचर के नाम जानते हैं। ब्राजपति एक होता है इसका अधिकारी, ब्राजपति। ब्राजपति चारागाह का अधिकारी होता है। कहाँ का? तो चारागाह का अधिकारी होता है। चारागाह का अधिकारी होता है मतलब लोग पशु चराएंगे तो वो किसी न किसी स्थान पर चराएंगे, तो वहाँ की जो घास है उसकी सुरक्षा करने के लिए एक अधिकारी होता है जिसको ब्राजपति बोलते हैं, इसलिए चारागाह का अधिकारी। चारागाह सार्वजनिक थे, लेकिन यहाँ पर अभी कोई टैक्स नहीं है। उत्तर वैदिक काल में टैक्स हो जाएगा। फिर यदि बात करें तो एक होता है उग्र। इसका एक अधिकारी है क्या? उग्र। उग्र को आधुनिक हम पुलिस के नाम से भी जानते हैं। तो ये पुलिस का काम करता है। उग्र ऋग्वैदिक काल में थे जिनको हम आधुनिक पुलिस के नाम से जानते हैं। उपस्थ या उग्र, उपस्थ या उग्र या व्यक्तिगत सेवक राजा का होता था। तो उग्र हम नाम ले लें, उग्र। तो ये राजा का व्यक्तिगत सेवक होता था, उग्र। तो मित्रों ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे साथ में। और यदि आपको लिखना हो कि इसका कार्य क्या, इसका कार्य क्या है, तो आप मेरा वीडियो थोड़ा बैक कर लेंगे। इसमें जो मैंने बताया है आप नोट कर लेंगे। ये दोस्तों वो पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। देखिए कुछ लोग एग्ज़ाम दे चुके होंगे, कुछ देना चाह रहे हैं, कुछ लोग बहुत बार दिए हैं, तो उनको ये पता होगा कहाँ से पॉइंट उठाए जा रहे हैं। फिर यदि हम बात करें तो इस समय राजनीतिक स्थिति में बात कर रहा हूँ। यदि इस समय हम बात करें तो यहाँ का जो राजा है, राजा वो वंशानुगत है। कैसा है? वंशानुगत है। वंशानुगत है, वंशानुगत है। लेकिन ये कब तक वंशानुगत है? यदि ये राजा, यदि यहाँ का राजा वंशानुगत है, यहाँ का राजा कुछ गलत काम करे तो यहाँ की जनता हटा देती थी इसे और एक नया राजा चुनती थी। यदि ये अच्छा काम करेगा तो अपने पद पर बना रहेगा, और जब पद पर बना रहेगा तब इसी का बेटा दोबारा फिर राजा बनेगा। यदि यहाँ का राजा कुछ गलत करेगा तो जनता हटा देगी। इसके लिए एक होती थी सभा और समिति जो राजा को चुनती हैं। मैं इस पर चर्चा करने वाला हूँ अभी। सभा और समितियाँ ये राजा को चुनती हैं और उनको पदच्युत भी कर सकती हैं। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। वंशानुगत का फिर भी राजा यहाँ पर जनता के द्वारा चुना जाता था, एक ये पॉइंट है। फिर मैं बात करूँ वैदिक काल में कहीं कहीं पर राजतंत्रात्मक शब्द मिला है, कहीं कहीं पर गणतंत्रात्मक शब्द मिला है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ की व्यवस्था कैसी थी, राजतंत्रात्मक या गणतंत्रात्मक, तो आप लगाएंगे कि यहाँ की व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। उसका कार्य चुनाव कैसे होता था? तो गणतंत्रात्मक तरीके से चुनाव होता था। मान लीजिए यहाँ पर ए राजा है,
ए रिटायर हो गया तो बी इसका जो पुत्र है वो राजा बना, तो चुना तो जनता ने ही। यदि बी कुछ गलत करेगा तो ये यहाँ से कोई दूसरा राजा बन जाएगा, जनता चुन लेगी। यदि गलत नहीं करेगा तो अपने पद पर बना रहेगा, तो फिर इसका पुत्र जो होगा सी राजा बनेगा। इस तरीके से व्यवस्था ऋग वैदिक काल में थी। आप मित्रों नोट कर लेंगे, समझ गए होंगे। फिर वैदिक काल में देखो बात करते हैं जन के बारे में, थोड़ा और मैं चर्चा कर लेता हूँ। जनों में विभाजित, ये आपस में जो मैंने भी बताया था संघर्षशील थे, तो जो जन हैं ये आपस में कैसे हैं, संघर्षशील हैं। कैसे पता ये संघर्षशील हैं, तो मैंने अभी आपको सब बताया था। कबीले में आर्य अनार्यों के अलग अलग थे, मैं इस पर भी चर्चा करने वाला हूँ। तो देखिए जो जन थे इनके दो प्रकार कबीले थे, एक थे आर्य कबीला और एक टाइप में था अनार्य कबीला। तो आर्य और अनार्य दो टाइप के कबीले थे। तो मैं चर्चा करने वाला हूँ कि ये संघर्षशील थे, तो कैसे संघर्षशील थे, मैं इस पर भी तो चर्चा कर लूँ। अब देखिए यहाँ पर संघर्ष भी कैसे हुआ। संघर्ष ऐसे हुआ है कि यहाँ पर जो आर्य है, यहाँ पर एक वंश है भरत वंश, ये भरत वंश है या जन है। तो इसके जो पुरोहित थे वो थे, कौन थे, विश्वामित्र। जो पुरोहित थे तो वो विश्वामित्र थे। अब विश्वामित्र को यहाँ का जो राजा है, यहाँ का जो राजा है उसका नाम है सुदास। सुदास या जिसको हम तृतसु के नाम से भी जानते हैं, सुदास तृतसु, ये भरत वंश का है। जो यहाँ का राजा है सुदास या तृतसु, ये भरत वंश का है। किसका है, भरत वंश का है। अब इसके जो पुरोहित थे वो विश्वामित्र थे, इसके जो पुरोहित थे वो विश्वामित्र थे। इनको हटा दिया गया, इनको हटा दिया गया और सुदास ने वशिष्ठ को अपना पुरोहित चुना, वशिष्ठ को अपना पुरोहित चुना। अब राजा जो विश्वामित्र होते हैं ये नाराज़ हो जाते हैं, इनको गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। तब ये बदला लेने की सोचते हैं कि मैं भरतवंश को मिटा दूंगा। तो जब भरतवंश को मिटाने की बात करते हैं, एक ये कारण होता है। दूसरा कारण ये होता है कि जो रावी या परसनी नदी है, इसके जल, इसका जो जल है बंटवारे को लेकर के विवाद होता है। तो अब आर्य और अनार्यों में युद्ध होता है। जो आर्य होते हैं उधर सुदास और या तृतसु राजा होता है, जो अनार्य होते हैं उनका जो मुखिया होता है वो विश्वामित्र होते हैं। जो विश्वामित्र होते हैं तो इनमें घमासान युद्ध होता है। घमासान युद्ध होगा तो कहाँ होगा, रावी नदी पर होगा। कहाँ होगा, रावी या परसनी नदी पर होगा। एक ये कारण है। देखिए अब रावी नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद है और ये युद्ध भी रावी नदी पर होगा। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक सुदास राजा जो भरतवंश का आर्य है और प्लस विश्वामित्र, ये विश्वामित्र की तरफ 10 राजाएं होते हैं और इनके बीच में एक दशराग युद्ध होता है। क्या, दशराग युद्ध होता है। जो दशराग युद्ध होता है मैं इसके बारे में बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, आप आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो दशराग युद्ध होता है इसमें जो विश्वामित्र हैं वो हार जाते हैं और राजा सुदास की विजय होती है। इधर जो रावी नदी के जल के बंटवारे को लेकर के बात हो रही है उसको भी कारण बताया गया है इस दशराग युद्ध का। उसमें भी क्या होता है कि युद्ध तो एक ही है, कारण दो हैं। तो वहाँ राजा जो यहाँ पर दशराग युद्ध हुआ, सुदास जीत गया और विश्वामित्र यहाँ पर वो हार जाते हैं। जब हार जाते हैं तो इसका उल्लेख भी ऋग्वेद में है, मैं पीछे बता चुका हूँ, आप देख लेंगे। तो इस तरीके से जन हमारे संघर्षशील थे। अब मैं आर्य अनार्य शब्दों को यहाँ पर लेके आया हूँ तो इनके बारे में कुछ मैं कबीले बता देता हूँ। तो देखिए 5 कबीले थे जिनके बीच युद्ध हुआ। कौन कौन थे, आर्यों की बात करूँ मैं तो इधर अनु कबीला था। क्या था, अनु कबीला था। यदु था एक कबीला, यदु था एक कबीला। द्रुह था एक कबीला, द्रुह था। 3 हो गए, द्रुह था। पुरु तुर्वसु और पुरु तुर्वसु, पुरु और तुर्वसु, ये आर्य कबीले थे, ये आर्य कबीले थे। अब अनार्य कबीले भी रहे होंगे। हाँ, अलिन था, यहाँ पर आर्य कबीला अलिन था और शिव था। ये कबीले हैं मित्रों, अलिन कबीला अनार्य, शिव कबीला, विषाणिन, तख्त, विषाणिन और तख्त, ये कबीलों के नाम नोट कर लें, पूछे जाते हैं कि कौन कौन दशराग युद्ध में कबीले थे। इसके बाद भलानस, एक और था भलानस। तो ये
कबीले हैं। पूछा जाता है कि अनार कबीले दसराग युद्ध में कौन थे, आर कबीले दसराग युद्ध में कौन थे, आप नोट कर लेंगे, ये पूछा जाता है। साथ में मैंने भी आप बताया था कि यहाँ पर कुछ संस्थाएं थीं, वो राजनीतिक संस्थाओं में अपना योगदान दे रही थीं। कौन कौन संस्थाएं थीं, मैं उनकी चर्चा कर लेता हूँ, बस लगे हाथों आप देख लीजिए। थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 30-35 मिनट का वीडियो होगा तो आप देख लीजिए, लेकिन आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा था यहाँ पर कुछ संस्थाएँ हैं। कौन सी संस्थाएँ हैं, सभा है, समिति है, विदत है, गण है, सभा, समिति, विदत, गण और परिषद है, जो कि राजनीति को देख रही हैं या हैंडल कर रही हैं। इनके बारे में चर्चा करता हूं मैं, इसमें से ये बहुत महत्वपूर्ण है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो आप पॉइंट डाल लीजिए मित्रों। आप पॉइंट का डालेंगे, सभा। सभा के बारे में पढ़ लेते हैं, सभा क्या है। सभा देख लीजिए, नोट करिए। देखिए ये सभा जो है ये कैसी है, तो ये पुरुष प्रमुख यहाँ का होता है। क्या, पुरुष प्रमुख होता है, पुरुष यहाँ का प्रमुख होता है सभा में। एक पॉइंट नोट कर लेंगे, पुरुष यहाँ का प्रमुख होता है। और जो सभा है इसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख हुआ है। जो सभा है इसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख हुआ है। इसका जो प्रमुख है वो पुरुष होता है, उसको सभे के नाम से जाना जाता है। क्या, सभे के नाम से जाना जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा क्या महिलाएं यहाँ की नहीं होती थीं सभा में? हाँ होती थीं, जिनको सभावती के नाम से जाना जाता था। जो महिलाएं होती थीं सभा में उनको सभावती के नाम से जाना जाता था। द्वारपाल यहाँ पर होते थे। क्या होते थे? द्वारपाल होते थे। द्वारपाल जिनको सभाचार के नाम से भी जाना गया, सभाचार, जो कि सभा में शामिल होते थे। मित्रों एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे। आधुनिक ये जो सभा है ये आधुनिक राज्यसभा की भांति है। जो वर्तमान में राज्यसभा है उसके समान ये है। कौन? सभा, आधुनिक राज्यसभा के समान है। आधुनिक राज्यसभा के समान। यहाँ पर एक और पॉइंट है, श्रेष्ठ और ज्येष्ठ। श्रेष्ठ और ज्येष्ठ लोग यहाँ पर पाए गए हैं। श्रेष्ठ और ज्येष्ठ लोग इसमें भाग लेते थे, एक ये पॉइंट है। और सभा न्यायालय के रूप में कार्य करती थी। न्यायालय के रूप में कार्य करती थी। सभा न्यायालय के रूप में काम करती थी। महिलाएं भी इसमें भाग लेती थीं। इतने पॉइंट हैं जो आप नोट कर लीजिए, बहुत पूछे जाएंगे। मेरे वीडियो को थोड़ा रोकेंगे, धीरे धीरे सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा टाइम भी हो रहा है तो मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको मैं जल्दी जल्दी मैटर दे सकूँ। चलिए फिर मैं आपकी बात करता हूँ समिति की। समिति की बात करता हूँ। समिति, समिति हमारी जो आई है ये 9 बार ऋग्वेद में आई है। समिति शब्द 9 बार उल्लेख आया है ऋग्वेद में, एक पॉइंट नोट कर लेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। क्यों? क्योंकि ये आम आदमी इसमें भाग लेता था, इसलिए इसको आधुनिक लोकसभा के नाम से भी जानते हैं। आधुनिक लोकसभा के नाम से जानते हैं। सबसे लोकप्रिय थी, क्योंकि इसमें लोकप्रिय होने का कारण ही हो रहा है मित्रों, आम जनता इसमें भाग ले रही थी, लोकप्रिय थी। ये राजा को पदच्युत या निर्वाचित, ये राजा को पदच्युत या निर्वाचित करने का अधिकार रखती थी। एक पॉइंट नोट कर लेंगे। यहाँ के जो सभापति को ईशान के नाम से जाना जाता था। यहाँ के सभापति को ईशान के नाम से जाना जाता था। एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे। एक शब्द आया है मध्यमसी। क्या शब्द आया? बहुत पूछा गया है मित्रों। मध्यमसी, एक शब्द आया है मध्यमसी। मध्यमसी का मतलब है पंचों द्वारा यहाँ पर न्याय या निर्णय किया जाता था। पंचों लोग बैठते होंगे, आम जनता रही होगी तो वो मिलके यहाँ पर काम करती होगी। अगला है, यहाँ पर मैंने उग्र शब्द अभी आपको बताया था, तो ये पुलिस के लिए प्रयोग किया गया। तो पुलिस जैसी व्यवस्था भी कहाँ थी? समिति में थी। एक पॉइंट नोट कर लेंगे। यहाँ का जो न्यायाधीश है, क्या है? न्यायाधीश, उसको
प्रश्न, आप देखिए यहाँ का जो न्यायाधीश है उसको प्रश्न विनायक के नाम से जाना जाता था। प्रश्न विनायक के नाम से जाना जाता था यहाँ के न्यायाधीश को। एक पॉइंट नोट कर लेंगे। आधुनिक लोकसभा के समान इसको जाना जाता है समिति के बारे में। तो मित्रों समझ में आ गया होगा। चलिए एक और देख लेते हैं, विदत क्या है 2 मिनट में। विदत गढ़ और परिषद का उल्लेख आया है लेकिन ज़्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं मिलती है। तो विदत के बारे में देख लेते हैं क्या है विदत। विदत का उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार आया है। 122 बार आया है। एक पॉइंट नोट कर लेंगे। ये सबसे प्राचीन संस्था है। कैसी है? सबसे प्राचीन संस्था है। सबसे प्राचीन संस्था है। जनसभा के नाम से इसको जाना जाता था। जनसभा मतलब यहाँ पर जनता रहती थी इसलिए जनसभा के नाम से आम जनता भी भाग लेती थी। जनसभा है। इसके बाद यहाँ पर सामाजिक धार्मिक निर्णय भी किए जाते थे। कैसे? सामाजिक धार्मिक निर्णय भी लिए जाते थे। कहाँ? विदत में सामाजिक धार्मिक निर्णय भी लिए जाते थे। अब बात करें तो यहाँ पर उपज के बंटवारे का बंटवारा भी होता था। उपज के माल का यहाँ पर बंटवारा होता था। अब समिति की यदि बात कर लें तो यहाँ पर लूट के माल का बंटवारा होता था। ये भी नोट कर लेंगे। समिति में लूट के माल का बंटवारा होता था। फिर यदि बात करें तो 1 2 3 4 5 ऋग्वैदिक काल 5 संस्थाओं में विभाजित था। एक पॉइंट अभी तक पूछा गया है। बस विदत के बारे में इतने आपको पढ़ना है। तो हम गढ़ के बारे में यदि बात कर लें तो गढ़ क्या है? तो मित्रों गढ़ के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुलीन लोग रहते थे। गढ़ में सिर्फ और सिर्फ कुलीन लोग रहते थे। कुलीन लोग, श्रेष्ठ लोग यहाँ पर रहते थे। और इसका 46 बार उल्लेख आया है ऋग्वेद में। कितनी बार? 46 बार आया है। परिषद की बात करें तो यहाँ विद्वान लोग रहते थे। कौन रहता था? विद्वान लोग यहाँ पर रहते थे। ये पॉइंट इसके बारे में है। तो 2 को नहीं पढ़ना है। 2 का ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। सभा समिति विदत के बारे में आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक राजनीतिक स्थिति। इसको मैं कंपेयर करूँगा तब मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो मित्रों आज का सेशन आपको कैसा लगा? आपके लिए मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी थी इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें और मेरा साथ दें। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।